एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और गर्मजोशी से स्वागत कीजिए हरिनारायण चारी साहब का, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस कमिश्नर हैं। कमिश्नर साहब, अभी तक आपको एसपी डीआईजी कहते आए हैं, आप पुलिस कमिश्नर साहब कह रहे हैं। बहुत उम्मीदें हैं और हम हेल्थ पर चर्चा कर रहे हैं, और हेल्थ पर जब चर्चा होती है तो हम मानसिक अवसाद की भी चर्चा करते हैं। और ये मानसिक अवसाद ये ऐसा जुड़ा हुआ ये ऐसा शब्द है जो स्वास्थ्य से के साथ में अपराध से भी जुड़ा हुआ है, और ये व्यक्ति को, किसी भी निराश व्यक्ति को आत्महत्या तक ले जा पाता है। मेरे ख्याल से बेहतर इस सवाल का आपसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता कि इस बीमारी से कैसे निपटें। इस पूरे सवाल को मैं और थोड़े से बेहतर परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूं। आपने बड़ा सही सवाल किया है। अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में न सिर्फ हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश की पूरे दुनिया में लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अगर हम अमेरिका के देखेंगे तो अमेरिका की सबसे बड़ी बीमारी आज इंसोमेनिया है, अनिद्रा है। इसके अलावा चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे थायराइड हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, जितनी भी बीमारियां बढ़ रही हैं और पिछले कुछ सालों में भारत में भी बड़ी तेजी से बढ़ी हैं, ये सारी की सारी लाइफ स्टाइल से पैदा हुई बीमारियां हैं। और उसी में एक बहुत बड़ी संख्या अगर हम देखें तो मेंटल जो हेल्थ आपको जिसको बोलते हैं डिप्रेशन है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। डिप्रेशन की एक जो आम आंकड़े किए गए, जो पूरे भारत में इसका जो अध्ययन हुआ है, जो नेशनल आंकड़े हैं, किसी भी बड़े शहर में जितनी होमिसाइड्स होते हैं किसी भी शहर में, उसका लगभग 4 गुना से 6 गुना ज़्यादा लोग सुसाइड के कारण, मेंटल डिप्रेशन और डिप्रेशन के बाद सुसाइड के कारण जाने गंवाते हैं। अपराध की दृष्टि से हो सकता है कि हमारे लिए शायद उतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन अगर हम युवाओं के हिसाब से देखें, एक युवा पीढ़ी के खो देने के हिसाब से देखें, अगर एक सामाजिक जिम्मेदारी के हिसाब से देखें, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे में खास तौर पर ये बड़ा आवश्यक है कि उस मेंटल हेल्थ को लेकर के हम लोग काम करें। और पिछले दिनों पुलिस ने, हम लोगों ने इसमें शहरों में, इंदौर में भी और पहले भी पूर्व में हम लोगों ने दूसरे शहरों में एक यहाँ पे पुलिस के द्वारा हेल्पलाइन शुरू की गई है मेंटल हेल्थ को लेकर के। और मेंटल हेल्थ में लगातार युवाओं से न सिर्फ उनको काउंसलिंग और जगह जगह पे उनको जाकर उनसे इंटरेक्ट करना, बल्कि उस हेल्प नंबर पे अगर हम कॉल करते हैं तो हमारी जो टीम है वो टीम उनको उसके लिए काउंसल करके उस मना स्थिति से बाहर निकालती है। तो ये बड़ा जरूरी है जो आपने एक मुद्दा उठाया। इसका कारण है, इसकी अगर हम तह में जाएं कि आखिर क्या परिस्थितियां हैं कि इस तरह के इशूज आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के। जो मेंटल हेल्थ है, सामान्य तौर पे जिस समाज में हम एक सामुदायिक जिंदगी जीते हैं, यानी कि जिसमें संयुक्त परिवार ज़्यादा है या फिर लोगों से आपस में बातचीत होती है, लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा है, उसमें इस तरह की समस्याएं कम हैं। जैसे जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली जा रही है, जैसे जैसे हम एकाकी होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तकनीक के आने के कारण हम बाहरी दुनिया में हो सकता है सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम लोगों से जुड़ जाएं, लेकिन एक निजी जीवन में और एक अपने चीज़ों को शेयर, एक मनोभाव को शेयर करने की स्थिति में व्यक्ति अकेला होता जा रहा है। ऐसे में अगर किसी भी तरह की जिंदगी में अगर उतार आता है, किसी भी तरह के अवसाद आता है और उस अवसाद से व्यक्ति समय रहते नहीं निकल पाता है, तो यह स्थिति घातक हो जाती है। और अभी जो घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं, उसके पीछे यही कारण है। और तकनीक ने हमने बाहरी दुनिया से जोड़ा है, लेकिन हमें भीतर के खुद से काटा है और अकेला किया है। इसका एक जो संवेदनशील पहलू है, इसका जो एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है अपना देश दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा हैं। और इस तरह की घटनाओं के जो आंकड़े हैं, मुख्य तौर पर अगर आपने जो डिप्रेशन की बात की और सुसाइड्स की बात की, उसकी सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं 25 साल से कम के युवा हो रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह है कि अभी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स हुए हैं, अभी 10th के 12th के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आए हैं, और बच्चों को लगता है कि शायद वो जो रिजल्ट्स हैं उसकी जो खुशी और जो उसमें सफलता और असफलता है, वो पूरी उनकी ज़िंदगी की सफलता असफलता पे भारी पड़ जाती है और वो जीवन से नाता तोड़ लेते हैं। तो इस तरह की स्थिति से ज़रूरी है कि माँ बाप से एक सीधा कम्युनिकेशन हो, बच्चा एक भावनात्मक रूप से मजबूत हो, उसे ये पता रहे कि अगर हम जीवन की एक छोटी सी दौड़ में अगर हारते भी हैं तो आगे बहुत बड़े रास्ते हैं, बहुत बड़े ऐसे पायदान हैं जिस पे हम बाहर जा सकते हैं।
एक छोटी सी घटना आप भी पता होगा, उसमें जो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने उसमें बड़ा उसको स्पष्ट तौर पे उसका उल्लेख किया था। उसमें जो अग्नि की उड़ान उन्होंने जो लिखा था किताब, उसमें उसका उल्लेख किया था कि वो जब एनडीए का एग्ज़ाम देने, एसएसबी देने अब्दुल कलाम साहब उसमें वो गए थे देहरादून, और एनडीए की एसएसबी के एग्ज़ाम में वो सफल नहीं हो पाए थे। और उनके दिमाग में मनस्थिति में लगने लगा कि हम पैसे लेकर के आए हैं, अपने बहन के गहने हमने बेच दिए हैं, ट्रेन का टिकट लेकर के पहुंचे हैं, और एसएसबी जैसी छोटी सी मतलब जो एग्ज़ाम था जिसके लिए मैंने इतनी तैयारी की थी, और एनडीए में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब इस जीवन को जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे वो उतर रहे थे और उन्होंने लगभग एक पहाड़ी पर गए थे जो कि उस समय का एक सुसाइड पॉइंट हुआ करता था, और वहाँ पे वो जाके बार बार घूम के लौट रहे थे। कई बार उन्होंने चक्कर लगाया, तो उस स्थिति में वहाँ पे एक शिवानंद जी का आश्रम था, बगल में थे, और वो वहाँ से गुजरे। उनको भांपते हुए देर नहीं लगी कि एक युवा जो है, एक बच्चा है जो बार बार जा रहा है, कुछ जरूर किसी उथल पुथल के मनोभाव से गुजर रहा है। तो उन्होंने रोका, पूछा कि क्या बात है। उन्होंने बताया कि ऐसी बात है, और उस चीज़ को उन्होंने समझ लिया। उन्होंने उसको ले आकर के उन्हें समझाया कि देखो, जाने की चिंता मत करो, वो मैं प्रबंध करूंगा, लेकिन तुम इस असफलता को इस तरह से मत समझो। ईश्वर ने हो सकता है तुम्हें किसी बहुत बड़े काम के लिए बनाया हो, और बेहतर काम के लिए बनाया हो, और उस बेहतर काम के लिए तुम्हारी ऊर्जा कहीं और लगेगी। हो सकता है छोटे काम के लिए तुम बहुत, तुम्हारी क्षमता से बहुत कम काम हो। और अल्टीमेटली हमने देखा कि वो बात सही थी। उन्होंने अभी अब आप देखते हैं, अभी जो रिपोर्ट्स इस साल के हम लोगों ने पढ़े हैं, तमाम यूरोपीय देशों के और विकसित देशों के जो हम प्रक्षेपण कर रहे हैं, जो सैटेलाइट्स के अपने बालासोर और बाकी जो हमारे प्रक्षेपण स्थल हैं, उन जगहों पे बहुत कम लागत में हम तमाम जो यूरोप और जो विकसित देश हैं, उन देशों के हम उपग्रहों को प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो ये इस तकनीक में हम इतना स्तर तक पहुँचे, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो हर युवा में एक महत्वपूर्ण उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर क्षमता है। उस क्षमता को हमें सही दिशा में ले जाने की जरूरत है, और उसको भांपने की जरूरत है। और माँ बाप अगर बच्चे को ठीक ढंग से मोटिवेट करें, उसकी क्षमता को पहचानें, उसको उस दिशा में लगातार प्रोत्साहित करें, तो बच्चा बेहतर ढंग से बढ़ सकता है। क्योंकि आइंस्टीन कहा करते थे, अक्सर आइंस्टीन कहा करते थे कि हमारी जो सिस्टम है, क्योंकि आइंस्टीन की भी अगर हम थोड़ा सा जाएं बैकग्राउंड में, तो वो शुरुआती दौर में उनको 3 बार स्कूल से निकाला गया, और वो सामान्य बच्चों के साथ बैठ कर नहीं पढ़ पाते थे। कुछ लोगों ने बोला कि शायद मेंटली चैलेंज्ड हैं, नहीं काम कर सकते हैं। माँ बाप ने उन्हें अपने तरीके से पढ़ाया घर पे, और हम जानते हैं कि शायद वो बाद में दुनिया के सबसे ज़्यादा IQ वाले कुछ लोगों में शामिल हुए। तो उनका कहना था कि हमारी जो प्रणाली है, हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था है, कई बार इस व्यवस्था में हम मछली को पेड़ पर चढ़ा करके उसकी हुनर को नापने लगते हैं, और इसमें अगर मछली पेड़ पर नहीं चढ़ पाए तो मानते हैं कि वो बहुत ही बेकार है और निकम्मी है, और उसके लिए हम एक टैग दे देते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि हर व्यक्ति के, हर बच्चे के हुनर को हम पहले पहचाने, आइडेंटिफाई करें कि उसके अंदर क्षमता कौन सी है, और उस क्षमता को अगर हमने पहचान लिया, एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, तो उस दिशा में उसे प्रोत्साहित करें। समान तौर पे हर बच्चे में कुछ न कुछ टैलेंट है। माँ बाप से लगातार संवाद हो, माँ बाप भावनात्मक रूप से उससे जुड़े रहें, लगातार उसे मजबूती दें, ताकि छोटे छोटे जो उतार चढ़ाव आते हैं, छोटे छोटे जो जीवन में जो भावनात्मक उतार चढ़ाव कर सकते हैं, सफलता असफलता के बीच के दूरियां हो सकती हैं, उनके बीच के जो रास्ते हो सकते हैं, फासले हो सकते हैं, उसमें बच्चा घबराए नहीं। वो एक जीवन का एक सफ़र का एक रास्ता होता है। जब हम कोई सफ़र तय करेंगे, उसमें सफलता भी आएगी, असफलता भी आएगी। कहा जाता है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अगर हम करते हैं तो हर असफलता को मुझे लगता है कि एक सबक के रूप में हमें लेना चाहिए कि आगे की असफलताओं को हम करें। जब पूछा गया, ये बात कही थी थॉमस अल्वा एडिसन का, हम नाम जानते हैं एडिसन, उन्होंने 1000 से ज़्यादा आविष्कार पेटेंट हैं उनके नाम से, और वो जब शुरुआती दौर में लगातार असफल हो रहे थे, तो उन्होंने पूछा गया कि आपका इतना मेहनत, आपने अगर 4 साल किसी चीज़ पर मेहनत किया और आप असफल हो गए, कि आपको नहीं लगता कि अब आप में कुछ नहीं अच्छा है और हीन भावना नहीं भर गई? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि अगर हम 500 तरीकों से उस चीज़ पे नहीं पहुंचे, तो हमने एक चीज़ सीखी कि हमें ये बात तो पता चल गई कि इन तरीकों से नहीं हो सकता है। वो हमारा नॉलेज बढ़ा, उसमें हमने उतना गहन किया। तो
हर चीज़ को हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। और अगर हम सकारात्मक दिशा में लेते हैं तो जो मेंटल हेल्थ की आपने बात कही, हम अपने को ज़्यादा बेहतर ढंग से रख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से उसमें मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि उसमें एक व्यक्ति ने एक छोटी सी घर पे पार्टी रखी थी, और उस पार्टी में उसका मुद्दा ये था कि उसकी पार्टी में उसने लोगों को गाड़ी दिखाई, एक कार दिखाई, और वो कार बड़ी महंगी कार थी, वो लगभग 1 करोड़ की कार थी, और कार एक्सीडेंट से बुरी तरीके से टूटी हुई थी। और टूटने के बाद उसने लोगों को बताया और बहुत सारी पार्टियां दी, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो बड़े दुखित होने की बात है, तुमने इतनी बड़ी पार्टी बुलाई है, ये कार दिखा रहे हो जो बिल्कुल एक्सीडेंट से बुरी तरीके से टूट चुकी है, तो इसमें पार्टी किस बात की आप दे रहे हो? उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस रूप में नहीं देखता हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ, इसे गाड़ी के पर्चे उड़ गए, लेकिन इसमें मैं बैठा था और बाकी लोग बैठे थे, देखो बिल्कुल किसी को खरोच तक नहीं है, हम लोग बड़े इसमें से बच के आए। तो हर चीज को देखने का जो हमारा नजरिया है, मुझे लगता है कि हमारे जीवन में हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको तय करता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसा जिंदगी में किसी के नहीं हो सकता कि पूरा जीवन उसके लिए एक सकारात्मक हो या बहुत सारा एक सीधा सपाट मैदान की तरह हो। जीवन में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, हर तरह की परिस्थितियां आती हैं। तो ऐसे में आवश्यक है कि मेंटल हेल्थ के लिए हम हर परिस्थिति के लिए अपने बच्चों को तैयार रखें, बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों से जुड़े रहें, बच्चों से लगातार संवाद रखें, क्योंकि जो तकनीक के जो नया श्रृंखला जो शुरू हुई है, तकनीक का जो हमारे जीवन में समावेश हुआ है, उसमें खासतौर पर देखा गया है कि माँ बाप से भी बच्चों का संवाद कम हुआ। जो हमारे पास एवरेज टाइम हुआ करता था, जो घरों में बैठते थे, बच्चों जो स्कूल से आते थे, पढ़ करके आते थे, उसमें जो एक औसत समय मिलता था, पहले वो बैठकर बातें करते थे, पहले बैठकर आपस में चीज़ों को शेयर करते थे। बहुत सारे पुराने जो बुजुर्ग होते थे, उनकी कथा कहानियों से बच्चे अपने को बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएट करते थे। लेकिन वो चीज़ें खत्म हो गई, वो टाइम बंट गया है, वो टाइम हमारे मोबाइल और सोशल मीडिया और बहुत सारे दूसरी चीज़ों में हो गया है, जिससे हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। और बच्चों को एक पॉजिटिव सोच देने में जितना शिक्षक की भूमिका होती है, उतनी ही भूमिका माँ बाप की भी होती है। दोनों की लगातार समान भूमिका होती है। तो बड़ा आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को एक पॉजिटिव तरीके से भावनात्मक रूप से उन्हें मजबूत करें, एक सकारात्मक सोच दें, उनसे लगातार संवाद रखें, और लगातार हम उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि अगर एक व्यक्ति के पास, जो कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति बड़ा उदास था कि उसके पास अच्छे जूते नहीं है, जूते उसके पुराने हैं और बड़ा उदास सा बैठा था, और अचानक वो देखता है कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसके पास पाँव ही नहीं है, बैसाखी पे आ रहा है, तब उसको उस बात का एहसास होता है कि हमारे पास तो पाँव है और हम इतनी इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, एहसास की चीज़ भी नहीं हो सकती है और कितना बड़ा अंतर आ सकता है ज़िंदगी में। तो हर चीज़ को एक सकारात्मक ढंग से देखें, पॉजिटिव ढंग से देखें, और असफलता को हमेशा एक सबक के रूप में लें। ये हमारी युवाओं के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए, और मुख्य तौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर से जो हमारे छात्र गुजर रहे हैं, उन्हें इसके माध्यम से आप जरूर इस संदेश को दें, क्योंकि जैसे जैसे विकास हो रहा है, हम अगर हेल्थ में अगर पिछले 1-2 सालों का हम कोविड के दौर को छोड़ दें, तो पूरे दुनिया में जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो फैलती हैं एक दूसरे, कंटेजियस जो डिजीज हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से कम हुई है। जो असंक्रामक बीमारियां हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि असंक्रामक बीमारी जो लाइफ स्टाइल से पैदा होंगी, उस लाइफ स्टाइल को हम स्वस्थ करें, उस अपनी जीवन शैली को हम प्रकृति के नज़दीक और एक सामान्य प्राकृतिक तरीके से जिएं। तो और एक साथ साथ जो संवाद की जो हमने बात की कि परस्पर संवाद रखें, तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को ज़मीन से जोड़ेंगी, मजबूत बनाएंगी, एक सकारात्मक सोच देंगी। और ऐसी परिस्थितियों में समान तौर पर जब सब कुछ अच्छा होता है तब तो हम बेहतर महसूस करते ही हैं। उस स्थिति में जब जीवन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाए, उस स्थिति में भी हम बेहतर ढंग से कर सकें और अविचलित ढंग से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकें, ये हमारे युवाओं को जरूर ध्यान देना चाहिए। अब आपकी स्पीच ऐसी थी, हम एक टक होकर सुन रहे थे आपकी पूरी बात को। और एक इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा और है, सेहत से जुड़ा हुआ प्रदूषण, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, और जाहिर है ये पुलिसिंग का भी एक मामला होता है, पुलिसिंग का कंट्रोल का मामला होता है। जानते सब हैं कि कंट्रोल कैसे करना है,
लेकिन पुलिस के डंडे की ज़रूरत पड़ती है बार बार। वायु प्रदूषण की बात है, उसमें अच्छी बात यह है कि इंदौर में जो लगातार इसके मुहिम चला है, जो एयर क्वालिटी है इंदौर की लगातार बेहतर हुई है। अभी औसतन 100-150 के आसपास है। दिल्ली जैसे शहरों में 400 से 500 के आसपास है। और दिल्ली में ही जब नवंबर के आसपास जब कुछ हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में कुछ चीज़ें जलाई गई हैं और उसके धुएं जब आते हैं तभी 1000 तक पहुंच जाता है। तो अगर हम टोटल एयर क्वालिटी की बात करें तो लगभग 100 के आसपास है, और 60-70 हो 50 हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे इस तरह के या जो 35 से 40 लाख के बीच के शहर हैं, उन शहरों से अगर हम तुलना करें तो यहाँ की जो गुणवत्ता है मुख्य तौर पे वायु की, वो काफ़ी बेहतर है। और न सिर्फ यहीं पे हम रुके हैं, बल्कि लगातार जो प्रदूषण के बहुत सारे जो अन्य मुद्दे हैं, प्रदूषण के लेकर के लोगों को जो जागरूकता है और इस गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए चीज़ें जरूरी हैं, उस पर लगातार काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इस कम होने से इस तरह से बीमारियों को नियंत्रित करने में, प्रदूषण भी कैंसर और बाकी बीमारियां जो कि महामारी की तरफ फैल रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह के प्रदूषण का होना। तो इस तरह के गुणवत्ता बेहतर होने से हम उन बीमारियों पर भी प्रभावी नियंत्रण कर पाएंगे। आपकी मौजूदगी का एक फ़ायदा और ले लेते हैं हम कि जो साइबर क्राइम की संख्या बढ़ी है, वो भी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तकनीक ने रिश्तों को दूर ज़रूर कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को जोड़ दिया जो हमारे साथ धोखाधड़ी कर बैठते हैं। एक फ़ोन कॉल या एक थोड़ा सा क्लिक कर दें हम अपने फ़ोन पर या लैपटॉप पर, तो हमारे साथ में हादसे हो सकते हैं। वो कैसे बचा जाए? तकनीक ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी दी हैं। अभी पिछले दिनों हम लोग की एक टीम गई थी, एक कुछ कॉल स्पूफिंग का मामला था। कॉल स्पूफिंग होता है जैसे कि आपके नंबर से कोई हूबहू उस कॉल को हमारे नंबर पर डिस्प्ले करा सकता है थर्ड पर्सन। तो कॉल स्पूफिंग एक बड़ा तरीका हो गया है जिसमें भ्रम में रख करके व्यक्ति को डराते भी हैं, कई बार उसको धमकी देते हैं, कई बार किसी आपदा की दुहाई दे करके पैसे मांग लेते हैं, कई तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में कुछ घटनाएं हुई थी, उसमें एक टीम भेजी गई थी। जब टीम ने पकड़ा वहाँ 15 दिन रहने के बाद आरोपियों को, तो हम लोग देख के दंग रह गए कि उस पूरे गांव में लगभग 2000 के आसपास इस तरह के ठग थे। और जिस इलाके में गए जहाँ पे उनको पकड़ा गया, वहाँ पे आसपास पेड़ थे, बगीचा था, खलिहान थे, सब जगह पे प्रारंभिक तौर पे सभी लोग एक एक लैपटॉप लेके बैठे हुए थे पेड़ों पर, आसपास के जगहों पर। तो दूर से कोई देखेगा अगर व्यक्ति जिसको इस पूरी परिस्थिति का और पृष्ठभूमि का आभास न हो, वो समझेगा कि ये बहुत ज़्यादा उच्च तकनीकी शिक्षा है इस गांव में, कि लोग खेत खलिहान में भी ले करके और लैपटॉप पे बड़े तल्लीन होकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब पकड़ा गया और पूछताछ हुआ तो पता चला कि वहाँ 10th के बाद पूरे सभी लड़कों को उतार देते हैं साइबर क्राइम में। और उनका एक मॉडस ऑपरेंडी है कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से लोगों को प्रलोभन देना है, किस तरीके का उनको क्या जानकारी लेनी है। और आम व्यक्ति कई बार बहकावे में आकर के, कई बार जानकारी न होने के कारण ऐसी जानकारियाँ शेयर कर देता है, और वो जानकारी फिर उसके लिए घातक बन जाती है। जब तक वो समझ पाए, जब तक वो कुछ रोक कर पाए, सूचना दे पाए, तब तक वो शिकार हो जाता है। तो हम लोगों ने इस तरह की देश की सबसे पहले की कुछ हेल्पलाइन में से एक हेल्पलाइन यहाँ शुरू किया था इंदौर में कुछ वर्ष पूर्व। और उस हेल्पलाइन से अभी कुछ महीनों में हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोगों को वापस करवाए हैं। अगर 24 घंटे के अंदर अगर हम उसमें रिपोर्ट कर देते हैं, तो रिपोर्ट करने के साथ ही ऐसा व्यावहारिक रूप से भी संभव है कि हमको लगता है कि हमारे साथ इस तरह की कोई पैसा अमाउंट धोखाधड़ी से चली गई किसी खाते में, तो वो पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, वो पैसा रोक लिया जाता है और वापस में फिर 24 घंटे में पैसे वापस आ जाते हैं। तो अगर हमें लगता है कि इस तरह की हम ठगी का किसी हो गया, तो वॉलेट में पैसा वापस आ जाएगा। इसके लिए हमें तत्काल यहाँ पे सूचना देनी चाहिए, तत्काल हमें जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इस तरह की हेल्पलाइन शुरू की है, एक 6 डिजिट की एक हेल्पलाइन नंबर है, और उसके माध्यम से भी लोगों ने तत्काल रिपोर्ट्स की है और उसमें भी काफ़ी उच्च सक्सेस रेट है। तो अगर हम तत्काल उसमें पहल कर करके जानकारी को देते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं जिसके माध्यम से हम शिकार होने से बच सकते हैं। पहले तो हम सावधान रहें, अपनी जानकारियाँ किसी के साथ शेयर ना करें, किसी भी अपरिचित से लिंक को हम ना करें। एक बड़ा मैं उल्लेख करना चाहूँगा, आजकल के दिनों में अगर आप व्हाट्सएप नहीं देखते हैं, नॉर्मल भी मैसेज देखते हैं, तो उसमें एक नई टेंडेंसी निकल के आई है कि लिंक आ जाते हैं, उस लिंक में कुछ लकी ड्रा कुछ बात होती है, व्यक्ति सिर्फ खोलता है,
उस खोलने के साथ ही ऐसे 6 से 7 तरीके के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एनी डेस्क, इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जिसके माध्यम से अगर आप लिंक करते हैं तो उसके माध्यम से आपका जो मोबाइल है दूसरे के कंट्रोल में आ जाता है। वह व्यक्ति आपकी स्क्रीन को देख सकता है, आपके पूरे मोबाइल पर उसका लगभग उसके हाथ में हो उस तरीके का कंट्रोल हो जाता है। और जैसे ही जैसे कि आपने फिर कोई ट्रांजैक्शन किया और ओटीपी चाहिए तो ओटीपी आपसे पूछेगा ही नहीं, वो ओटीपी खुद पढ़ सकता है, क्योंकि आपका मोबाइल का कंट्रोल उसके हाथ में है। तो ऐसे में जब तक हम पूरी बात समझ पाएं, हमारा पैसा का ट्रांजैक्शन हो जाता है और हम शिकार हो जाते हैं। तो हमें किसी भी तरह के लिंक को भी नहीं खोलना है, जो अपरिचित लिंक हो, जो हमें नहीं पता है, जो अनावश्यक कई बार एडवर्टाइजमेंट्स के लिंक आते हैं, उनसे बच के रहना है। कॉल स्पूफिंग जैसा मैंने जिक्र किया, अगर मान लीजिए कि आपके नंबर के साथ कॉल स्पूफिंग हो जाए, या आपको डाउट लग रहा है कि आपके पास कोई कॉल आई है, किसी बहुत बड़े व्यक्ति के नाम से कॉल आई, और कॉल जो आई उसमें चूंकि जब उस नंबर से आएगी तो सीधे उस व्यक्ति का नाम रिफ्लेक्ट होगा। आप अगर प्रतिदिन बात नहीं करते हैं तो थोड़ी देर के लिए भ्रम में हो सकते हैं कि शायद उन्होंने फ़ोन किया था, कुछ कहा के उन्होंने रख दिया, लेकिन आपके मन में एक शंका हो गई कि उन्होंने बोला ये बात हमें तो शायद गलत लग रही है। तो इसका तरीका यह है कि जो कॉल आते हैं वो इंटरनेट के थ्रू आते हैं, आप सीधे उस नंबर पर नॉर्मल कॉल करें, तो जो नॉर्मल कॉल होगा वो नॉर्मल कॉल उस सही व्यक्ति को जाएगा जिसके पास वो नंबर होगा। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कॉल सही थी या गलत किसी ने किया था, तो इस तरह का शिकार होने से बच सकते हैं। तो जितने भी इस तरीके की घटनाएं हैं या इस तरीके के ठगी है, उसका हम थोड़ा सा सावधानी रख करके उनसे बच सकते हैं। और अगर बाई चांस मान लीजिए कि शिकार हो भी गए तो हम तत्काल रिपोर्ट करके उससे बच सकते हैं, उसका नुकसान होने से अपने को बचा सकते हैं। तो सावधानी बड़ी ज़रूरी है। अब इस आज के दिन में हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप प्रयोग ना करें, अब जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है और हमें रोज़ इससे होकर गुजरना है। लेकिन हाँ, हम तक एक एहतियात रख करके, सावधानी रख करके इसे हम बेहतर ढंग से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए और हमारे जीवन को तंदुरुस्त, सेहतमंद और सुरक्षित बनाने की सलाह देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं अब मंच पर आमंत्रित करता हूँ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के चेयरमैन नमित जैन साहब को कि वो आए और हमारे अतिथि हरिनारायण चारी साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को